नमस्कार, मुद्दे की बात में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यश शुक्ला और बात करेंगे शपथ पूरी चुनौती कितनी। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী রূপে আমার কর্তব্যসমূহ নিষ্ঠাপূর্বক এবং বিবেকসম্মতভাবে নির্বাহ করিব। आज कोलकाता की प्राचीर से जब शुभेंदु अधिकारी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली तो वो केवल एक व्यक्ति का राज्याभिषेक नहीं था, बल्कि बंगाल की उस मिट्टी की कराह का उत्तर था जिसने दशकों तक राजनीतिक हिंसा और सत्ता के अहंकार को सहा है। जिस बंगाल की मिट्टी में जनगण मन की गूंज है, उसी मिट्टी पर बीते सालों में घुसपैठ, भ्रष्टाचार और रक्त चरित्र के गहरे दाग लगे हैं। आज चेहरा बदल गया, झंडा बदल गया है और शासन की शैली बदल गई है, लेकिन सवाल वही है कि क्या बंगाल का भाग्य भी बदल पाएगा। शुभेंदु अधिकारी के सामने फूलों की सेज नहीं, बल्कि चुनौतियों का एक ऐसा हिमालय है जिसे लांघना आसान नहीं होगा। उन्हें विरासत में वो बंगाल मिला है जहां चुनाव लोकतंत्र का उत्सव नहीं बल्कि युद्ध का मैदान बन चुके थे, जहां खाकी और कैडर के बीच का अंतर समाप्त हो चुका था, जहां उद्योग पलायन कर चुके हैं और केवल सिंडिकेट राज फल फूल रहा है। क्या शुभेंदु उस व्यवस्था को उखाड़ पाएंगे जिसने बंगाल के जनमानस को भय की गिरफ्त में रखा है। नई सरकार के लिए सबसे बड़ी परीक्षा डर के अंत की है। दशकों से बंगाल में राजनीतिक विरोधियों को कुचलने की जो परंपरा रही, उसे समाप्त करना शुभेंदु की साख का सवाल होगा। क्या पुलिस को राजनीतिक आकाओं के चंगुल से मुक्त कर उसे कानून का रक्षक बनाया जाएगा। हिंसा के हजारों पीड़ित परिवार आज राजभवन की ओर देख रहे हैं। अपराधियों के मन में उस बुलडोजर वाले खौफ को पैदा करना प्राथमिकता होगी जो उत्तर भारत के राज्यों में सुशासन का प्रतीक माना गया। घुसपैठ अब केवल बंगाल का चुनावी मुद्दा नहीं, बल्कि भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए टाइम बम बन चुका है। सीमावर्ती जिलों की डेमोग्राफी में आए बदलाव और अवैध रास्तों से होने वाली आवाजाही को रोकना शुभेंदु सरकार की सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा होगी। यहां केंद्र और राज्य सरकार के बीच डबल इंजन की ताकत का असली टेस्ट होगा। क्या सीए और एनआरसी जैसे मुद्दे अब राज्य सरकार केंद्र के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेगी। कभी भारत की औद्योगिक राजधानी रहा बंगाल आज मजदूरी के लिए पलायन करने वालों का केंद्र बन गया है। शुभेंदु सरकार के पहले 100 दिनों के रोड मैप में कट मनी और सिंडिकेट को खत्म करने के लिए टास्क फोर्स का गठन, बंद पड़ी झूठ मिलों को पुनर्जीवित करना और सिंगल विंडो क्लियरेंस के जरिए टाटा और अंबानी जैसे समूहों को फिर से बंगाल के करीब लाना, भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता लाकर उस भरोसों को बहाल करना जो शिक्षक भर्ती घोटाले जैसे कांडों से टूट चुका है, ये निर्णायक होंगे। सवाल है कि क्या शुभेंदु की सरकार पिछली सरकार के भ्रष्टाचार की जांच के नाम पर बदले की राजनीति करेगी या फिर सुधार की नई इबारत लिखेगी। अब जब ममता बनर्जी विपक्ष की कुर्सी पर होंगी तो क्या वो एक रचनात्मक विपक्ष बनेगी या सड़क पर संघर्ष कर शासन की राह में रोड़े अटकाएंगी। आरोपों और प्रत्यारोपों के बीच क्या शुभेंदु सरकार सबका साथ सबका विकास के मंत्र पर चलकर उस सांप्रदायिक ध्रुवीकरण को खत्म कर पाएगी जो बंगाल की राजनीति की रगों में पैर कर चुका है। 100 दिन का समय किसी भी सरकार के मूल्यांकन के लिए बहुत कम होता है, लेकिन ये नियत और दिशा तय करने के लिए पर्याप्त है। बंगाल अब नारों से थक चुका है, उसे मां माटी मानुस के भावनात्मक दोहन से आगे निकलकर विकास और राष्ट्रवाद की पटरी पर दौड़ना है। आज की चर्चा इसी मोड़ पर खड़ी है, नया सीएम नया बंगाल, लेकिन क्या चुनौतियां होंगी बेहाल। क्या शुभेंदु अधिकारी बंगाल को वो सुनार बांग्ला दे पाएंगे जिसका सपना रविन्द्रनाथ टैगोर ने देखा था, या फिर ये सत्ता परिवर्तन केवल और केवल राजनीतिक अध्याय बनकर रह जाएगा। बातचीत आज इसी मुद्दे पर। और इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए राजनीतिक विशेषज्ञ हमारे साथ रजनीकांत वशिष्ठ जी जुड़ चुके हैं। रजनीकांत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सवाल है कि क्या शुभेंदु अधिकारी का सीएम बनना बंगाल की राजनीति में केवल एक चेहरा बदलना है, या आपको लगता है कि ये दशकों पुराने सिंडिकेट राज के अंत की शुरुआत है। नहीं, मैं तो इसे सिंडिकेट राजनीति के अंत की शुरुआत मानता हूँ। ये इतना आसान भी नहीं होगा शुभेंदु अधिकारी के लिए, क्योंकि जैसा कि हम लोग पहले चर्चा कर चुके हैं यशी जी, कि कांग्रेस ने, फिर उसके बाद में कम्युनिस्ट ने, फिर उसके बाद ममता जी ने जो जिस तरह की राजनीति की, उसमें वहाँ अजीबोगरीब हालात पैदा हो गए थे। एक कुछ लोगों की टीम बन जाती थी मोहल्ला दर मोहल्ला, और उसके बाद में वो
वसूली, ये सारी चीजें माने। अच्छा, बॉर्डर स्टेट है वो, बॉर्डर स्टेट है, तो इसका मतलब ये है कि बड़ा आसान है कि बांग्लादेश से या म्यांमार से वहां लोगों का आ जाना और आकर के वहां दिक्कत पैदा करना। हम्म। तो उसमें शुभेंदु अधिकारी जी के लिए एक चुनौती है। बिल्कुल। और दूसरी बात यह है कि ममता जी के मुख्यमंत्रित्व काल में शुभेंदु अधिकारी जी उन्हीं के कैबिनेट से निकले हुए हैं या उन्हीं के स्कूल से निकले हुए नेता हैं वो, बिल्कुल। शुभेंदु अधिकारी। हम्म। और शुभेंदु अधिकारी जो हैं वो ममता जी की पहले 5 साल के कैबिनेट में नंबर 2 के नेता हुआ करते थे। हम्म। तो दिक्कत ये थी शायद कि ममता जी ने जब 5 साल के बाद में दूसरा टर्म उन्हें मिला तो धीरे धीरे अपने भतीजे को अभिषेक बनर्जी को जब आगे बढ़ाने की कोशिश की और नंबर 2 की पोजीशन उसको देने की कोशिश की, हम्म। तो यहाँ एक उक्ति याद आती है कि निर्बल को न सताइए जाकी मोटी हाय। तो माने शुभेंदु अधिकारी जी एक योग्य नेता होते हुए भी और एक अच्छे अप्रेंटिस होते हुए भी ममता जी के, उनको जिस तरह से फिर सेकंड टर्म में ममता जी ने साइडलाइन करना शुरू किया, हम्म। तो उससे उससे जो है उनके मन में एक कलुष पैदा हुआ। धीरे से फिर वो, जाहिर सी बात है, वो छोड़ करके, बड़ा मुश्किल था। वो जानते थे कि ममता बनर्जी एक बहुत ही स्ट्रांग लीडर हैं और फिर उनका जीना मुश्किल हो जाएगा बड़े मुश्किल से। लेकिन यह है कि अगर वो मजबूत नहीं होते खुद अपने क्षेत्र में, अपनी जमीन उनकी मजबूत नहीं होती, तो इतना आसान नहीं था ममता जी को डिफाई करना। बिल्कुल। उसके बावजूद वो ममता जी से अलग हुए और उनका परिवार जो है शुभेंदु अधिकारी का राजनीति में पहले से रहा। उनके पिता भी जो है वो राजनीति में थे, उनके भाई भी राजनीति में है। तो और जिस तरह से अभी रिसेंटली उनके उनके जो एडवाइजर है चंद्रनाथ रथ, उनकी जो हत्या हुई, तो जाहिर सी बात है कि उनके मन में आक्रोश पूरी तरह से भर चुका होगा। बहरहाल भारतीय जनता पार्टी के जो आला कमान है, जो बड़े नेता हैं, उन लोगों ने उनको सलाह यही दी होगी मेरे ख्याल से कि बदले की भावना से नहीं करना। और मोदी जी ने भी कहा हमें बदला नहीं, बदलाव लाना है। अब ये बदलाव लाने में जिस तरह से अमित शाह जी ने वहां पहुंचकर कलकत्ता उनकी पीठ थपथपाई शुभेंदु अधिकारी की, तो मुझे ऐसा लगता है कि अमित शाह केंद्रीय गृह मंत्री, और उन पर आरोप लगते रहे कि भैया घुसपैठिए अगर हैं तो घुसपैठिए किसकी वजह से आए? केंद्रीय गृह मंत्री की वजह से आए। गृह मंत्रालय आपके हाथ में, कैसे वहां से घुस गए बाउंड्री से? तो अब वो जो बाउंड्री की जो फेंसिंग 300 किलोमीटर की बची हुई है, उसको पुख्ता करना, घुसपैठियों का बाहर से आना रोकना, प्लस जो राजनीतिक संस्कृति वहां पैदा हुई है उसको समाप्त करना, सबको भय, मतलब लॉ एंड ऑर्डर उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी होगी। जिसकी वजह से योगी आदित्यनाथ आज पूरे देश में चर्चित है कि योगी आदित्यनाथ के राज में जो लॉ एंड ऑर्डर है, जो कानून व्यवस्था है, वो बहुत मजबूत है। बिल्कुल। तो बंगाल जो है वो बुरी तरह से परेशान था लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के। तो मेरे ख्याल पहली प्राथमिकता उनकी लॉ एंड ऑर्डर होगी, और अमित शाह जी के सहयोग से, केंद्रीय गृह मंत्रालय के सहयोग से और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से जो भी फाइनेंशियल स्कीम्स जो ममता जी नई जिद में लागू कर रही थी, या पैसा किसी और मद में दिया जाता था उसको कहीं और खर्चा कर देती थी, तो वो सारी चीजें अब नहीं होंगी। अगर लोगों को शायद ट्रिकल थ्योरी के तहत वो सारी केंद्र का पैसा मिलना शुरू हो जाएगा और फेंसिंग मजबूत हो जाएगी, बॉर्डर से इन्फिल्ट्रेशन। अच्छा, और एक और मजेदार बात है यशी जी, गौर फरमाइएगा कि वहां पर जो राज्यपाल गए हैं RN रवि जी, वो राज्यपाल जो है वो क्या कहते हैं, हमारे जो NIA चीफ हैं डोवाल साहब, उनके डिप्टी रहे हैं। ओके। उस बैकग्राउंड के हैं वो। अच्छा, ही इज वर्क देयर एज NIA ऑफिसर देयर कलकत्ता या नॉर्थ ईस्ट में उन्होंने, तो उनको मालूम है। तो कुल मिलाकर के ये जो ट्रायो बन रहा है, केंद्रीय गृह मंत्री, राज्यपाल और शुभेंदु अधिकारी, एज वेल एज पीछे से नरेंद्र मोदी जी का सहयोग हर प्रकार का, मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, समय लगेगा, 6 महीना साल भर लगेगा कंट्रोल करने में स्थितियों को, लेकिन वो कंट्रोल कर ले जाएंगे यशु जी। बिल्कुल। देखिए, 100 दिन का रोड मैप, अगर हम सिर्फ 100 दिन की बात करें तो उसमें तमाम चीज़ें, एक बड़ी चुनौती शुभेंदु अधिकारी के
लिए हैं। और जैसा कि हम जानते हैं, शुभेंदु अधिकारी आपने खुद बताया कि ममता बनर्जी के साथ रहे हैं, दूसरे नंबर के नेता के तौर पर रहे, और उसके बाद उनका इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करना, और आज वो मुख्यमंत्री पद की शपथ पे है। और कहीं ना कहीं जैसे उनके पीए की जो हत्या की गई है, उसके बाद उनका आज मुख्यमंत्री पद की शपथ लेना और तमाम चीज़ें निकल कर सामने आई। लेकिन दशकों से बंगाल में सत्ता कैडर के दम पर चलती है, तो क्या एक नया मुख्यमंत्री कैडर आधारित प्रशासन को संविधान आधारित प्रशासन में रातों रात बदल पाएगा? रातों रात तो नहीं बदल पाएगा, लेकिन एक पॉजिटिव ये जो मुझे दिखाई पड़ रहा है कि देखिए, चाहे वो जो कांग्रेस का केडर रहा हो, जो बाद में कम्युनिस्ट के साथ में आ गया, या कम्युनिस्ट का केडर रहा हो वो बाद में ममता जी के साथ भी आ गया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पास में अपना केडर है। ये जरा सा खास बात ये है कि भारतीय जनता पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी, दो पार्टियां भारत में ऐसी हैं जो केडर बेस्ड पार्टी जिन्हें कहा जाता है। ये लीडर बेस्ड पार्टीज नहीं है। यहाँ लीडर का चेहरा कोई भी हो सकता है, बदल सकता है। जैसे कांग्रेस है, दैट इज लीडर बेस्ड पार्टी, या रीजनल पार्टीज हैं, ममता बनर्जी बेस्ड पार्टी, या अखिलेश यादव बेस्ड पार्टी, या मतलब लालू यादव बेस्ड पार्टी, या स्टालिन बेस्ड पार्टी। दीज आर ऑल लीडर बेस्ड पार्टीज। भारतीय जनता पार्टी एक कैडर बेस्ड पार्टी है और ऑलरेडी उसका अपना केडर है। और आरएसएस जो है, जो पीछे से जो केडर क्रिएट करता है, केडर तैयार करता है, वो आरएसएस बंगाल में आज से नहीं, कम से कम 30 सालों से लगातार वहां निरंतर काम कर रहा है। हाँ, उसको संरक्षण नहीं मिल सकता है, वो संरक्षण अब मिलेगा। अब उसे भय नहीं होगा, अब उसे ये डर नहीं होगा कि उसे अगर वो बाहर निकलेगा तो मारा जाएगा, या ये सारी चीजें होंगी। तो मुझे लगता है कि शुभेंदु अधिकारी जी के लिए राज करने के लिए परिस्थितियां एकदम अनुकूल हैं। अब वो 100 दिन में ये इनको कंट्रोल करते हैं या 3 महीने में, मुझे तो लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को बंगाल में योगी आदित्यनाथ जी जैसा और आसाम में हेमंता बिश्व शर्मा जैसा एक लीडर, मजबूत लीडर मिल गया है। और मुझे ऐसा लगता है कि वो चीजों को नियंत्रण में ले लेंगे थोड़ी सी बात। जी यशी जी। रजनीकांत जी, अगर हम बात करें अर्थव्यवस्था के पुनरुद्धार की, वो भी एक बड़ा बंगाल पर एक भारी कर्ज है। 100 दिन की योजना में लोक लुभावन वादे, आर्थिक अनुशासन के बीच संतुलन कैसे बनेगा? क्योंकि बंगाल में पलायन भी एक बड़ा मुद्दा है। घुसपैठ तो है ही, पलायन भी है कि रोजगार नहीं है, मजदूरी करने के लिए लोग बाहर जाते हैं, तमाम चीज़ें। ये तमाम चुनौतियां जो हैं वो शुभेंदु अधिकारी के सामने है। देखिए यशी जी, जैसे कलकत्ता कोई मामूली शहर नहीं है देश का। कलकत्ता बहुत मजबूत बंदरगाह था। वहां व्यापार करने के लिए जितनी भी अनुकूलतम परिस्थितियां हो सकती है वो हैं। वो एक वाटरवेज है, बहुत मजबूत वाटरवेज है जो दुनिया से संपर्क कायम करता है। और इन पिछले 40-45 सालों में वहां से जो बड़े बड़े उद्योग हैं, जो वो सारे उद्योग पलायन कर गए। क्यों? मतलब जो ममता बनर्जी का उद्भव हुआ वहां बंगाल की राजनीति में, वो भी नहीं। रजनीकांत जी, देखिए, टाटा के नंदीग्राम सिंगूर विवाद के बाद से बंगाल की जो छवि रही है वो एंटी इंडस्ट्री रही है। तो ऐसे में शुभेंदु अधिकारी निवेशकों का भरोसा दोबारा कैसे जीतेंगे, ये सवाल। इसका जवाब मैं आपसे लूंगी, आप बने रहिएगा हमारे साथ। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जॉल हाजिर होता है। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী রূপে আমার কর্তব্যসমূহ নিষ্ঠাপূর্বক এবং বিবেকসম্মতভাবে নির্বাহ করিব। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और बात कर रहे हैं शपथ पूरी चुनौती कितनी, चर्चा ऐसे विषय पर। और राजनीतिक विशेषज्ञ रजनीकांत जी हमारे साथ जुड़े हुए। रजनीकांत जी, तो सवाल मैंने पूछा था, टाटा के नंदीग्राम सिंगूर विवाद के बाद जो एंटी इंडस्ट्री वाली छवि, ऐसे में निवेशकों को दोबारा से भरोसे में लाना एक बड़ी चुनौती शुभेंदु अधिकारी के सामने। देखिए, जो जैसे कि बताया कि करीब 3-3.5 हजार जो उद्योग हैं वहां से इधर हाल में चले गए। और एक और सोशल मीडिया के जरिए ये एक, जैसे आपने शुरू में ही बताया कि सिंगूर की वजह से जहां टाटा कारखाना लगाना चाहते थे, वहां
नहीं लगा पाए और वहां से ऐसी राजनीति शुरू हुई कि वो कारखाना लेकर के गुजरात चले गए, साणंद में। तो अगर वो कारखाना लग जाता तो जाहिर सी बात है कि वहां लोगों को, नौजवानों को 10-5 हजार जो भी है रोजगार मिलता, एंसिलरी यूनिट्स खुलती, एंसिलरी यूनिट्स के जरिए थोड़ा बहुत उद्योग डेवलप होता। आज वही सिंगूर वहां पर जो ऐसे खूंटे लगे हुए हैं जिनका कोई मतलब नहीं, कुछ होता नहीं, कुछ पैदा नहीं होता वहां। ज्यादा से ज्यादा मछली के कुछ तालाब वालाब लोगों ने बना लिए होंगे, अदरवाइज कुछ नहीं होता। इसी तरह से छोटे छोटे जो जो जब देखा परिस्थितियां ऐसी हैं कि जहां टोला वसूली हो रही है हर चीज से, तो उद्योगपति वहां से चले गए। आदित्य बिरला जैसे ग्रुप, आदित्य बिरला खुद वहां से बहुत बेइज्जत होकर के वहां से कोलकाता से अपना सारा बिजनेस बटोर करके बॉम्बे ले गए। तो जैसे आपने सवाल पूछा कि आखिर वैसी परिस्थितियां कैसे बनेंगी कि उद्योगपति आए वहां, तो उद्योगपति आए तो उत्तर प्रदेश का उदाहरण सामने है कि जहां माफिया राज समाप्त होने लगा धीरे धीरे, जहां माफियाओं के साथ सख्ती होने लगे, तो उद्योग धीरे धीरे आने लगा, इन्वेस्टमेंट धीरे धीरे आने लगा। तो वही अगर शुभेंदु अधिकारी वहां कानून व्यवस्था को कंट्रोल में कर लेंगे तो उद्योग, जल्दी नहीं, समय लगेगा इसमें। अब कैसे प्रशासन वो चलाते हैं, कैसे लॉ एंड ऑर्डर को संभालते हैं, ये देखने की बात हो। बिल्कुल, युवाओं, क्योंकि युवा और आधी आबादी ये भी एक मेन फोकस बंगाल के लिए है। आधी आबादी के बहुत सारे हक हैं जो छीन लिए गए थे, उनको उनके अधिकार वापस दिलाना और युवाओं को रोज़गार मिल सके ताकि वो पलायन ना करें, कोलकाता बंगाल में ही उनको वो तमाम चीज़ें मिल सकें। इन सब के लिए भी शुभेंदु को कहीं ना कहीं एक बड़ा रोड मैप तैयार करना पड़ेगा। मुझे लगता है कि उनकी राहें इतनी आसान नहीं होने वाली हैं। और एक बात सोचने वाली, 15 साल का समय ममता बनर्जी ने यहाँ पर बिताया, सत्ता में रही, इतनी समस्याओं के बावजूद भी लोग उनको वोट देते रहे, ये भी अपने आप में कई सवाल खड़े करता है। मुझे लगता है कि ममता बनर्जी ने पहला जो कार्यकाल था 5 साल का, वो तो अच्छे से चलाया, जोश के साथ चलाया, उसमें बहुत शिकायतें पैदा नहीं हुई। लेकिन बाद के जो दो टर्म रहे, उसमें ऐसा लगता है उनका नियंत्रण उन्होंने दूसरों पर छोड़ दिया। और उनके जो अच्छे अच्छे साथी थे, जैसे केवल शुभेंदु अधिकारी नहीं, जो उनके नंबर 2 पोजीशन पे थे पहले, एक्चुअली वो थे मुकुल राय, आपको याद होगा। तो मुकुल राय छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में चले गए। आज मुकुल राय नहीं है, मुकुल राय का निधन हो चुका है। लेकिन उसी तरह से शुभेंदु अधिकारी, तो जो अच्छे लोग थे वो ममता जी की जो वर्क स्टाइल है उसको देख करके धीरे धीरे किनारे होने लगे। और जब किनारे होने लगे तो जाहिर सी बात है कि जो है वो उनका प्रशासन और शासन से कंट्रोल, नियंत्रण कम होता चला गया और कम होता चला गया। इसकी हालत ये हुई कि जो है वो अराजकता फैली, वहां पर गुंडागर्दी फैली और लोग जो है नियंत्रण से बाहर होने लगे। अब ऐसी स्थिति में एक और बात आपने कही कि युवा जो है वो पलायन कर रहा है। देखिए, बंगाल का युवा, ये बंगाल के बारे में ये कहा जाता था कि देश अगर जो है किसी चीज के बारे में आज सोचता है तो बंगाल वो बहुत पहले से इंटेलेक्चुअल्स का जो है वो, मतलब उद्योग के साथ साथ वहां संस्कृति भी बहुत प्रबल, बहुत मजबूत थी। तो अब ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी के सामने, या मतलब शुभेंदु अधिकारी जी के सामने सबसे बड़ी बात तो, सबसे पहला काम तो यही होगा कि किसी तरह से वो लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करें और जो भी गड़बड़ करे उसको सख्ती के साथ उससे निपटे। जब ये स्थितियां पैदा होंगी तो जाहिर सी बात है कि बंगाल में उद्योग भी आएगा, उद्योग आएगा तो युवकों का पलायन रुकेगा। प्लस जो महिलाओं की आपने बात कही, उनको जब सुरक्षा का कोई डर नहीं होगा, तो महिलाएं भी बहुत ही टैलेंटेड है वहां की, वो महिलाएं भी, उनको भी उनकी सुरक्षा का भाव आएगा तो वो भी बाहर निकलेंगी जॉब करने। अभी तो शाम को निकल, बिहार जैसी स्थिति थी, अंधेरा होने के बाद में वहां बंगाल में भी महिलाएं नहीं निकलती। तो ये सारी चीजें कुल मिलाकर के इस ओर इशारा कर रही हैं। मतलब मुझे ऐसा लगता है, मालूम नहीं अब 6 महीने बाद, साल भर बाद क्या स्थिति हो, मुझे ऐसा लगता है कि बंगाल इज इन राइट डायरेक्शन नाउ। बिल्कुल, अब वो जो सोनार बांग्ला को इमेजिन किया था रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने, वो सपना हो सकता है कि साकार हो सरकार में। अब हम बात कर लेते हैं ममता बनर्जी की। ममता बनर्जी अभी तक अपनी हार स्वीकार नहीं कर पा रही हैं और विपक्ष की भूमिका में अगर वो रहती हैं तो उनका क्या रोल होगा, ये भी देखना काफी दिलचस्प होगा। अब यही देखने की बात है। ममता बनर्जी अब खाली हैं, तो जाहिर सी बात है कि वो
इतनी आसानी से तो जो है वो राजनीति छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि उन्होंने जीवन भर राजनीति की है। और जीवन भर राजनीति जो की है, उनकी राजनीति मतलब कुछ कुछ अरविंद केजरीवाल जैसी रही, एनार्किक। मतलब वो बुद्धदेव भट्टाचार्य जब आखिर में थे कम्युनिस्ट, वो भी परेशान हो गए। मतलब इतनी एनार्की उन्होंने फैलाई। तो अब वो किस स्थिति में होंगी, जाहिर सी बात है वो कोशिश, अच्छा खाली हो जाने के कारण बंगाल में चुनाव भी हार गए हैं, विधानसभा भी जा नहीं सकती। हो सकता है कोई के लिए सीट छोड़ दे तो वो विधानसभा का चुनाव लड़े, क्या पता वहां भी हार जाए। ये जरूरी नहीं कि वो जीत ही जाए, क्योंकि देखिए ममता बनर्जी का जो 15 साल का जो कार्यकाल है, वो कार्यकाल इतना दूषित हो चुका था कि अब उनके लिए बहुत अच्छी जमीन नहीं रह गई राजनीति के लिए। जाहिर सी बात है अब वो कोशिश करेंगे कि जो इंडी गठबंधन है, अब जैसे कहा ना कि मैं बंगाल ही नहीं देख रही हूँ, मुझे तो केंद्र में भाजपा का विनाश करना है। अब केंद्र में भाजपा का विनाश करना है तो जाहिर सी बात है, जैसे नीतीश कुमार जी ने एक बार कोशिश की थी कि किसी तरह उनको इंडी गठबंधन का संयोजक बन जाए, मतलब इंडी गठबंधन में उनको इंपॉर्टेंस दी जाए, मगर नहीं मिली तो ही केम बैक। और एक और चीज आप गौर करिए कि धीरे धीरे जो तृणमूल के जो विधायक हैं या कार्यकर्ता हैं, वो लोग वहां भागेंगे। हो सकता है कि वो जो है उनको साथ छोड़ जाए। लेकिन अब यह है कि थोड़ा सा ये माने 2/3 होना जरूरी है। विधायक टूटेंगे कि नहीं टूटेंगे आई कैन नॉट से, लेकिन जो अच्छे वर्कर्स हैं हो सकता है कि उनको छान करके भारतीय जनता पार्टी ने, क्योंकि शुभेंदु अधिकारी जानते हैं अच्छी तरह से कि तृणमूल के अंदर कौन अच्छा कार्यकर्ता है, कौन अच्छे लोग हैं, उनको जोड़ने की कोशिश करेंगे। तो ममता बनर्जी की हाथ स्थिति इस समय ऐसी है जैसे हाथ मुट्ठी में कोई रेत ले और उसको दबाने की कोशिश करें, मगर रेत फिर भी जो है उंगलियों के बीच से निकलती चली जाती है। आज वो इस स्थिति में है। वो कोशिश करेंगे कि इंडी गठबंधन में उनको स्वीकार कर लिया जाए एज ए लीडर। बट वहां राहुल गांधी बैठे हुए हैं। राहुल गांधी इतनी आसानी से जो है ममता बनर्जी को इंडी गठबंधन का सर्वे सर्वा बनने देंगे, इसमें मुझे शक लगता है। बट उनके लिए चैलेंजेस बहुत है ममता बनर्जी के लिए। अब उन्हें कुछ समय के लिए आत्ममंथन करना चाहिए कि आखिर हमसे क्या गलतियां हुई, क्या नहीं हुई। उन गलतियों को सुधार करके अगर वो आगे बढ़ती हैं तो शी इज डाउन बट नॉट आउट, यू कैन से। लेकिन अब ये है कि वो फिर से दोबारा आ सकती हैं। तो लीडर तो वो हैं, लेकिन वो और बीजेपी के साथ में उन्होंने काम भी किया है। अटल बिहारी वाजपेयी जी के मंत्रिमंडल में बाकायदा वो मंत्री भी रहे हैं। तो अब देखना ये होगा कि वो समझौता वाला रवैया अपनाती हैं या भारतीय जनता पार्टी से जो है वो मुखालफत का रास्ता चुनती हैं, ये देखने की बात होगी। अभी तो दीदी काफी क्रोधित है, अपनी हार ही स्वीकार नहीं कर पा रही है। रजनीकांत जी, अब तो देखना है कि सोनार बांग्ला की जो लक्ष्य है वो कैसे शुभेंदु अधिकारी जी उसको हासिल कर पाते हैं। आपका शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और बात कर रहे थे शपथ पूरी चुनौती कितनी। आपको बता दें कि शुभेंदु अधिकारी ने बंगाल में सीएम पद की शपथ ले ली है। तमाम चुनौतियों का सामना उन्हें जरूर करना पड़ेगा। के न्यूज़ की खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।